हेलो गाइस, हम आपकी क्वेश्चन आंसर जो करा रहे थे इग्नू के ESO 12 के, ठीक है, ESO 12 के क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे, जिसके फर्स्ट चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर कर चुके थे। ये आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसका, ठीक है। ये आपका है भारत में समाज, ठीक है, सोसाइटी इन इंडिया। ये लास्ट 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन, उन सबको हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, ठीक है। इसका नाम क्या है चैप्टर का? ग्रामीण सामाजिक संरचना, ठीक है। इसका नाम है ग्रामीण सामाजिक संरचना। इसका थोड़ा थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएंगे, ठीक है। समाज की भली भांत ज्ञान प्राप्त करने के लिए सामाजिक संरचना की अवधारणा समाज शास्त्र की मूल अवधारणा है, ठीक है। समाज के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए हमें समाज शास्त्र की जानकारी होना आवश्यक है। सामाजिक संबंधों की क्रमबद्ध व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे समाज की क्रमबद्ध एक व्यवस्था है उसी को ही सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना एक अमूर्त घटना है, ठीक है। सामाजिक संरचना क्या है? सामाजिक संरचना एक अमूर्त घटना है। इसके द्वारा समाज के ब्रह्म पहलुओं की निर्दिष्ट किया जाता है। जो समाज के अलग अलग पहलू हैं उनको निर्दिष्ट किया जाता है। इसकी इकाइयां समूह, संस्थाएं, समितियां तथा संगठन होते हैं, ठीक है। इसकी इकाइयां क्या है समाज की? समाज की इकाइयां इसके समूह हैं, संस्थाएं हैं, समितियां और संगठन कहलाते हैं, ठीक है। मानव संसार व्यक्तियों से निर्मित है। जो मानव संसार है वो किससे निर्मित है? मानव संसार व्यक्तियों से निर्मित है। हम सब यहाँ रहते हैं, सब मिलके एक मानव संसार बनाते हैं। इसलिए सभी व्यक्ति समाज में दूसरे व्यक्तियों के साथ रहते हैं, ठीक है। सभी व्यक्ति जो हैं वो समाज में एक दूसरे के साथ हम सभी रहते हैं। सामाजिक मेल मिलाप के लिए वे कुछ विशेष आदर्शों तथा मूल्यों से बंध जाते हैं, ठीक है। वो कुछ खास तरह के हम समाज में रहते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए हम समाज के कुछ नियमों से बंधे हुए होते हैं। प्रत्येक समाज में संगठन का एक प्रतिमान होता है, ठीक है। हर एक समाज में जो संगठन है, लोग मिलजुल के रहते हैं, उसका एक प्रतिमान होता है, जिसके निर्माण में मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों से उत्पन्न संरचनाएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है। जिसके निर्माण में क्या होता है? जिसके निर्माण में मनुष्यों के पारंपरिक संबंधों से उत्पन्न संरचनाएं निर्मित होती हैं, सम्मिलित होती हैं। जब व्यक्तियों का संपर्क एक दूसरे के साथ होता है, ठीक है, जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे एक संरचनात्मक आकार को जन्म देते हैं, ठीक है। एक कोई समूह, समिति या फिर कोई संगठन हो सकता है, ठीक है। ये कोई समिति भी हो सकती है, कोई समूह भी हो सकता है और कोई संगठन भी हो सकता है। इन्हीं सकारात्मक आकारों के सहयोग से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, ठीक है। इस लाइन को आप याद रखेंगे। इन्हीं संरचनात्मक आकारों के सहयोग से सामाजिक संरचना का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में सामाजिक संरचना की इकाइयों अथवा इसके अंगों की अपनी एक संरचना होती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि तो सामाजिक संरचना की इकाइयों अथवा इसके अंगों की अपनी एक संरचना होती है, जो जीवन संरचना होती है, ठीक है। जो जीवन की एक संरचना, जो एक जीवित संरचना कहलाती है, एवं समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। समय के साथ साथ इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। इस समस्त और इन सभी उपरचनाओं के सम्मिलित रूप को सामाजिक संरचना कहते हैं, ठीक है। इन सभी जितनी भी संरचनाएं हैं, जितनी भी उप संरचनाएं हैं, इन सबका मिला जुला रूप होता है, जिसे सामाजिक संरचना कहा जाता है, ठीक है। अब ग्रामीण सामाजिक संरचना, ठीक है। ग्रामीण सामाजिक संरचना क्या है? ग्रामीण जनता गांव में रहती है,
ठीक है, आपको पता होगा जो ग्रामीण लोग रहते हैं गांव से संबंधित होते हैं, तो ग्रामीण जनता जो है वो कहाँ रहती है, गांव में रहती है। गांव की जनसंख्या का आकार छोटा होता है। ठीक है, जो गांव की जनसंख्या का आकार है वो कैसा होता है, वो छोटा होता है और जनसंख्या का घनत्व कम होता है। ठीक है, यहाँ पे गांवों में जनसंख्या का घनत्व कितना, बहुत ही कम होता है, शहरों की तुलना में तो ना के बराबर होता है। ठीक है, 2001 की गणना के आंकड़ों पर दृष्टि डालें। अगर 2001 में जो जनगणना हुई थी उनकी आंकड़े अगर हम देखें, उन पे अगर हम दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि गांव थे उनमें उनकी जनसंख्या कितनी थी, उनकी जनसंख्या की आंकड़े स्पष्ट करते, तो इसकी स्पष्ट होता है कि 6,38,365 गांव हैं। ठीक है, गांव की जनसंख्या कितनी है, 6,38,365 गांव हैं, जिसके अनुसार देश की कुल जनसंख्या की लगभग 75% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ठीक है, इसके अनुसार ये आंकड़े बताते हैं कि 72%, ठीक है, ये आंकड़ा आप याद रखेंगे, 72% जो जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है। ठीक है, तो गांवों में 72% जो जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है। ग्रामीण सामाजिक संरचना के अंतर्गत ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यहाँ की जनता का सीधा संपर्क प्राकृतिक अथवा भूमि, पशु और वनस्पति जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो ग्रामीण, जो गांवों में लोग रहते हैं उनका सीधा संबंध किन चीजों से है, उनका सीधा संबंध जो है वो वहां के प्राकृत से है। ठीक है, उनका सीधा संबंध किस किस चीज से है, उनका संपर्क प्राकृत से है, भूमि से है, पशुपालन से है। ठीक है, और वनस्पति जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गांवों में रोजगार के साधन यही होते हैं। गांवों में क्या रोजगार के साधन है, या तो लोग खेती करते हैं या पशुपालन करते हैं। ठीक है, और चारों तरफ खेती, पशु और पेड़ पौधे यही सब होता है, प्रकृति का ही सारा वातावरण है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो ग्रामीण सामाजिक संरचना के अंतर्गत जो ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है, महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जनता का सीधा संपर्क प्राकृतिक अथवा भूमि में जो खेती बाड़ी करते हैं लोग, ठीक है, पशुपालन, और वो पशुपालन करते हैं, गाय भैंस पालते हैं। ठीक है, और वनस्पति जीवन से जुड़ा हुआ है। वनस्पति जीवन मतलब वहाँ के लोग जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब उगाते हैं, इनकी पैदावार करते हैं और फिर शहरों में ले जाके बेचते हैं। ठीक है, यही उनके जीवन यापन का साधन है। गांव में व्यक्तियों का प्रधान पेशा कृषि है। ठीक है, गांवों में रहने वाले व्यक्तियों का जो एक मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, वो कृषि है, वो खेती बाड़ी है उनका मुख्य व्यवसाय। ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं के रूप में परिवार, नातेदारी, जाति, वर्ग तथा गांव आदि आते हैं। ठीक है, ग्रामीण जो सामाजिक संस्थाएं हैं ग्रामीण में, गांवों में, उनके रूप में क्या क्या आते हैं, उनमें उनके परिवार आते हैं, नातेदारी आती है। ठीक है, जो सगे संबंधी होंगे, रिलेटिव होंगे मतलब कहने का, और वहाँ की जाति प्रथा भी वहाँ मेन है। ठीक है, जाति, वर्ग और गांव आदि यही सारी चीजें वहां पे आती हैं, जिनका इतिहास सहस्त्रों वर्ष पुराना है। ठीक है, और इन चीजों का इतिहास सहस्त्रों वर्ष पुराना है, आज का नहीं है। इनकी संरचना भी उतनी ही पुरानी है। इन संस्थाओं में ग्रामीण जनता के जीवन से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक सभी पहलुओं का समावेश होता है। ठीक है, इन संस्थाओं में इनकी जो संरचना है उतनी ही पुरानी होती है। ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में जो ग्रामीण जनता है, ग्रामीण जनता के जीवन का संबंध जो है सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, आप ये याद रखेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ठीक है, सभी पहलुओं का समावेश होता है। इनमें सामाजिक प्रतिमानों और मूल्यों और परिस्थितियों, भूमिकाओं, अधिकारों और दायित्वों संबंधित जटिलताओं का दर्शन होता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में 3 प्रकार की
निवास पद्धति देखने को मिलती है। ठीक है, इनमें क्या क्या समस्याएं, क्या क्या इनमें जटिलताएं होती हैं। जटिलताओं का मतलब आप ये कह सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ठीक है, जटिलताएं क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। जैसे कि इनकी जो सामाजिक, ठीक है, सामाजिक जो इनके प्रतिमान है, ठीक है, इनके सामाजिक प्रतिमानों, मूल्यों और इनकी जो परिस्थितियां हैं, भूमिकाएं हैं, ठीक है, और इनके अधिकारों और दायित्वों के से जो संबंधित बहुत सारी जटिलताएं होती हैं इनके साथ। ठीक है, और इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों को 3 प्रकार निवास पद्धति, इनमें 3 तरह की निवास पद्धति देखने को मिलती है। पहला क्या है, केंद्रीकृत। पहली इनकी निवास जो पद्धति है वो केंद्रीकृत है। केंद्रीकृत गांव की निवास पद्धति जो कि पूरे देश में प्रचलित है। ठीक है, जो केंद्रीकृत गांव की जो निवास पद्धति है वो पूरे देश में प्रचलित है। यहाँ घरों के समूह होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होते हैं, यहाँ घरों के समूह होते हैं और इन घरों के चारों ओर ग्राम वासियों के खेत होते हैं। ठीक है, यहाँ घरों के समूह होते हैं और घरों के चारों ओर क्या होते हैं, यहाँ के ग्राम वासियों के खेत होते हैं। ठीक है, दूसरी इसमें है, दूसरी पद्धति है, दूसरी तरह की निवास पद्धति में डेल्टाई भूमि में तंग और कम चौड़ाई वाले निवास देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है निवास पद्धति, दूसरी इनकी निवास पद्धति जिसमें डेल्टाई भूमि होती है। ठीक है, डेल्टाई भूमि में तंग और कम चौड़ाई वाले निवास देखने को मिलते हैं। इस पद्धति में मकान कतारों के रूप में बने रहते हैं। इस पद्धति में जो मकान होते हैं लोगों के, वो कैसे बने होते हैं, कतारों के रूप में बने होते हैं और प्रत्येक मकान के चारों ओर उसकी 4 दीवारी बनी हुई होती है। ठीक है, और इन मकानों के चारों ओर एक 4 दीवारी होती है। थर्ड है इनका, इस प्रकार की निवास व्यवस्था में रहने योग्य भूमि का फैलाव 2 या 3 घरों का समूह मात्र होता है। ठीक है, तीसरे में क्या बताया जा रहा है कि इस तरह की जो 3rd नंबर की जो विकास पद्धति है, विकास जो निवास करने की जो व्यवस्था है, इसमें रहने योग्य जो भूमि होती है जहाँ लोग रहते हैं का फैलाव 2 या 3 घरों का समूह मात्र होता है। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस तरह की व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। ग्रामीण सामाजिक संरचना को पूर्ण रूप से पूरी तरह से कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। ठीक है, इसको पूरी तरह से हम किस संस्थाओं द्वारा समझ सकते हैं, जो इस प्रकार है। संस्थाएं क्या क्या हैं, परिवार एवं नातेदारी। ठीक है, पहली संस्था इसमें क्या बताई गई है, परिवार और नातेदारी के अंदर आती हैं संस्थाएं। देखते हैं, परिवार मानव समाज की पूर्णतः मौलिक एवं सार्वभौमिक इकाई है। ठीक है, जो परिवार है वो पूरी तरह से मानव समाज की एक मौलिक और सार्वभौमिक इकाई है। ठीक है, यहाँ परिवार के 2 स्वरूपों का वर्णन होता है। यहाँ परिवार के 2 रूप देखने को मिलते हैं। पहला है केंद्रीय परिवार, जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, पहला समूह क्या है, पहले में आते हैं केंद्रीय परिवार होते हैं जिनमें पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, दूसरा है उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, शादी होने के बाद वो साथ नहीं रहते। ठीक है, शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद वो अलग रहते हैं, उनका अपना परिवार हो जाता है। ठीक है, ठीक है, दूसरा आपका है संयुक्त परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार जिसमें पति पत्नी व बच्चों के साथ सगे संबंधी भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में क्या क्या होते हैं, संयुक्त परिवार में जो पति पत्नी और उनके बच्चों के साथ साथ उनके जो सगे संबंधी हैं वो भी रहते हैं। ठीक है, जैसे कि उनके मदर फादर हो गए। ठीक है, उनके ब्रदर सिस्टर, इस तरह से। सहनिवास
भोजिता, ठीक है, सहनिवास जिसमें कई लोग मिलकर रहते हो, सहनिवास करना। सहभोजिता, साथ में मिलकर खाना पीना खाते हो। संपत्ति में सहभागिता, जिनका की संपत्ति में भी सबका हिस्सा होता है, ठीक है। पीढ़ी गहनता, दायित्वों का पालन एवं भावनात्मक पहलू परिवार की संयुक्तता को दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस संयुक्त परिवार में क्या क्या होते हैं? संयुक्त परिवार में जो पति पत्नी बच्चों के अलावा जो उनके सगे संबंधी रहते हैं, जैसे कि उनके माता पिता हो गए और उनके भाई बहन हो गए, वो सब साथ में रहते हैं और फिर वो सब मिलजुल के रहते हैं और आपस में चीजों को बांटते हैं, ठीक है। साथ में मिलकर भोजन करना, ठीक है। और जैसे कि उनकी जो भी उनकी संपत्ति है उनमें भी सबका हिस्सा होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। भारत में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, ठीक है। भारत में जो औद्योगिकीकरण हुआ और शहरीकरण के कारण परिवार की संरचना में परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। भारत में जब औद्योगिकीकरण हुआ और शहरीकरण होने के कारण जो परिवार थे उनकी संरचना में काफी परिवर्तन हो गए, यह स्पष्ट है, ठीक है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परिवार दो रूपों में हुआ, ठीक है। यह परिवार दो रूपों में विभाजित हो गया, एक सीध में और दूसरा है निवास चक्र, ठीक है, डेवलपमेंट साइकिल के रूप में। प्रत्येक परिवार में वंश नाम की एक व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। हर एक परिवार में वंश नाम की व्यवस्था पाई जाती है। किसी गांव में परिवार के समूह द्वारा एक समाज पूर्वज से वंश क्रम निर्दिष्ट करता है, ठीक है। वंशानुक्रम चीजें चली आती हैं गांव में, ठीक है। तब वह स्थिति वंश परंपरा कहलाती है। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? वंश परंपरा कहलाती है, ठीक है। जैसे कि आपने अभी भी अगर आप रिलेटेड हैं गांव से या आप जानते हैं थोड़ा बहुत, आपको पता होगा, जैसे कि उनकी जो भी गांव में खेती बाड़ी होती है, ठीक है, पशुपालन होता है, ठीक है। तो उनकी जो खेती है वो पीढ़ियों से चली आ रही है, कई जनरेशन से चली आ रही है, उसी में वो बंटवारा करते रहते हैं, वो उनकी परंपराएं वो चलती रहती हैं, ठीक है। उसे वो बेचते भी नहीं है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है तो उसको डिवाइड करते एक वक्त ऐसा आता है कुछ बचते ही नहीं है, ठीक है। अगर परिवार के लोग जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है और वो दूरदृष्टिता नहीं रखते हैं तो क्या होता है कि एक वक्त बंटवारा होते होते वो आता है जब कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। और वहीं जो लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और जागरूक हैं, मेन चीज जागरूकता की होती है, तो उन्हें ये पता है कि अगर वो कमाएंगे नहीं, बाहर जाके नहीं कमाएंगे तो ये चीज एक दिन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीजें परंपरागत गांव में चलती रहती हैं अक्सर, जिसमें एक ही पीढ़ी के बच्चे आपस में भाई बहन के, इसी तरह से एक पीढ़ी के बच्चे भी आपस में भाई बहन के रूप में चलते रहते हैं, भाई बहन के समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। वो आपस में भाई बहन के समान व्यवहार करते हैं और पारिवारिक संबंधों के ये बंधन 3 से 7 पीढ़ियों तक चलते हैं। और ये संबंध कब तक चलते हैं पारिवारिक? ये 3 से 7 पीढ़ियों तक चलते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दूसरा इसमें जाति समूह, ठीक है। जाति समूह में क्या होता है? जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक संरचना की एक अनुपम और बहुचर्चित विशेषता है, ठीक है। भारत में जाति व्यवस्था जो है ये बहुत ही पुरानी है और बहुत ही चर्चित व्यवस्था है, ठीक है। और भारत में जाति सार्वभौम है, ठीक है। जो भारत में जाति है ये सार्वभौम इसको माना गया है। इसलिए समाजशास्त्री कोनिंग ने लिखा है, इसलिए जो समाजशास्त्री कोनिंग है इन्होंने लिखा है जाति की प्रतिष्ठा भूमि भारत है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है कि जाति की जो प्रतिष्ठा है ये भूमि भारत है। जाति की कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है। जाति की कुछ विशेषताएं भी होती हैं जो जाति को निर्धारित करने में सहयोग करती हैं, ठीक है। जाति को निर्धारित करने में सहयोगी होती हैं, जैसे कि जो कि जी.एस. घुर्रे के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? जी.एस. घुर्रे ने कि पहला इन्होंने कहा है कि समाज का खंडात्मक विभाजन,
ठीक है, पहला इन्होंने कहा है कि समाज का जो खंडात्मक विभाजन है, दूसरा है इनके अनुसार संस्तरण, दूसरा इनके अनुसार क्या है, दूसरा इन्होंने बताया है संस्तरण। ठीक है, दूसरी व्यवस्था इनके अनुसार क्या है, संस्तरण। और तीसरी है इनके अनुसार भोजन व सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण। ठीक है, तीसरा इन्होंने बताया है कि भोजन व सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण। फोर्थ है इनका विभिन्न उप विभागों की नागरिक तथा धार्मिक योग्यताएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है इनका फोर्थ, विभिन्न उप विभागों की नागरिक तथा धार्मिक योग्यताएं तथा विशेषाधिकार, जो इनके विशेष अधिकार हैं। फिफ्थ इनका कहना है निर्वाध व्यवसाय के चुनाव का अभाव। ठीक है, निर्वाध व्यवसाय के चुनाव का अभाव। नेक्स्ट है विवाह पर नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विवाह पर नियंत्रण। चलिए इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्या है ये। ठीक है, जाति व्यवस्था के कुछ क्रियाकलाप बृहद सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो जाति व्यवस्था के कुछ क्रियाकलाप हैं वो एक बृहद सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जो जन पर आधारित हैं। जो किस पर आधारित हैं, जन पर आधारित हैं। ठीक है, और जिसे व्यक्ति की सदस्यता और समूह की हैसियत का निर्धारण होता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति की किन किन चीजों का निर्धारण होता है, सदस्यता का और समूह की हैसियत का निर्धारण होता है। यदि संग्रह रूप में जाति पर आधारित समाज हो, ठीक है, अगर जाति पर आधारित समाज हो तो सामाजिक सोपान में प्रत्येक समूह का एक विशिष्ट स्थान होता है। ठीक है, यहाँ पे विशेष समूह का सभी का एक विशेष स्थान होता है। उपजाति को जाति के भीतर की एक छोटी इकाई माना जाता है। ठीक है, उपजाति को जाति के ही अंदर की एक छोटी इकाई माना जाता है। यह देखा जाता है कि एक गांव में एक ही उपजाति होती है। ठीक है, क्या देखा जाता है कि एक गांव में एक ही उपजात होती है, अतः उपजात एक सबसे छोटी अंतर विवाहित समूह है। ठीक है, ये सबसे छोटी एक अंतर विवाहित समूह है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जाति व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था थी इसमें एक मौलिक परिवर्तन हुआ है। जाति व्यवस्था पर सबसे बड़ा कुठाराघात 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम द्वारा हुआ है। ठीक है, एक अधिनियम आया था इस समय 1955 में एक अधिनियम आया था जिससे इसका निवारण हुआ है। ठीक है, इस अधिनियम को आप याद रखेंगे, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम था जो। इसलिए जाति का परंपरागत रूप पूरी तरह से बदल गया। ठीक है, यही कारण है कि जाति का जो परंपरागत रूप था ये पूरी तरह से क्या हुआ, बदल गया, परिवर्तित हो गया। उसकी संरचना निषेधों और मनोवृत्तियों में परिवर्तित हो रहा था। ठीक है, इसकी जो संरचना थी ये किस किस में परिवर्तित हो रहा था, निषेधों और मनोवृत्तियों में परिवर्तित हो रही थी। और अब नेक्स्ट है आपका पॉइंट है कृषि आधारित वर्ग संरचना। अब कृषि आधारित वर्ग संरचना क्या है, कृषि आधारित वर्ग संरचना में आधुनिक समय में भू राजस्व प्रणाली ने भारत के गांवों में बहुत हद तक कृषि आधारित वर्ग संरचना निर्मित की है। ठीक है, या आधुनिक समय में जब आधुनिक भारत की स्टार्टिंग हुई, आधुनिक समय में जो भू राजस्व थे प्रणाली थी, जो पहले से जमीन चली आ रही थी लोगों की, ठीक है, जो जमींदार प्रथा थी, ठीक है, इस तरह की जो भू राजस्व प्रणाली ने भारत के जो गांवों में बहुत हद तक कृषि आधारित वर्ग संरचना का निर्माण किया था। ठीक है, और पीसी जोशी एक थे जिन्होंने 1971 में ने इस विषय पर महत्वपूर्ण तर्क दिए। इन्होंने इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क दिए। इन्होंने माना है कि भूमि सुधारों से सामंतशाही का अंत हुआ। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो भूमि सुधार से जो सामंतशाही परंपरा चली आ रही थी ये खत्म हो गई और अधिक शोषक
एवं ठेकेदारी व्यवस्था कायम हुई। और क्या हुई कायम व्यवस्था? अधिक शोषक और ठेकेदारी व्यवस्था शुरू हो गई। साथ ही धनी किसानों के नए वर्ग का उत्थान हुआ। जो धनी किसान थे उनके नए वर्ग का उत्थान हुआ। सामंत जमींदार वर्ग का पतन हुआ और जो जमींदारी प्रथा चली आ रही थी इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, सामंत जमींदारी वर्ग का पतन हुआ और खेती करने वाले दूसरे वर्ग का जन्म हुआ। ठीक है, और खेती करने वाले दूसरे वर्ग का जन्म हो गया। दूसरे वर्ग आ गए खेती करने वाले। सामाजिक गतिशीलता के कारण ग्रामीण भारत में बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग का उत्थान हुआ। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता के कारण ही ग्रामों में जो गांव थे उनमें बुर्जुआ और सर्वहारण वर्ग का उत्थान हुआ। गांव में रहने वाले व्यक्तियों के बीच आपस में एक आम पहचान की भावना विद्यमान हुई। ठीक है, जो गांव में रहने वाले लोग थे उनके अंदर एक जान पहचान की भावना विद्यमान हुई। गांव का जीवन परस्पर आदान प्रदान व सहयोग, प्रभुसत्ता और प्रतिस्पर्धा की विशेषताओं से जुड़ा रहा है। ठीक है, जो गांव का जीवन है, गांव का जीवन आज भी जो आदान प्रदान और सहयोग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हैं यहाँ लोग, तो एक दूसरे की चीजों को का आदान प्रदान करते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक है, और प्रभुसत्ता, ठीक है, उनकी जो प्रभुसत्ता है और प्रतिस्पर्धा से की विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। जजमानी व्यवस्था पारंपरिक गांव के जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, जो जजमानी व्यवस्था थी ये गांव के जीवन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। जजमानी शब्द पारंपरिक संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो जजमानी शब्द है वो पारंपरिक संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियां आश्रयदान होती हैं। ठीक है, कुछ जातियां क्या होती? आश्रित होती हैं। आश्रित मतलब आश्रित होती हैं और अन्य सेवा कर्मी होती हैं। ठीक है, कुछ सेवा करने वाले, कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपकी जजमानी व्यवस्था है इसमें जो प्रजातियां हैं, जो जातियां हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। इन सबके काम एक दूसरे से चलते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, कहने का तात्पर्य ये है। जजमानी संबंध अनिवार्यता परिवर्तन स्तर पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये अनिवार्यता परिवर्तन स्तर मतलब इनमें क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं और परिवार स्तर पर ये काम करते हैं। ठीक है, ये सभी परिवार स्तर पर काम करते हैं और ये संबंध टिकाऊ व विशिष्ट होते हैं। ठीक है, ये संबंध कैसे होते हैं? टिकाऊ और विशिष्ट होते हैं। जैसे कि एक अमीर किसान है और उसने कुछ अपने से कुछ जातियों को अपने यहाँ काम करने के लिए रखा है, तो उनका पूरा जीवन उसके यहाँ काम करने में निकल जाएगा और उसके बच्चे भी हो सकता है उनके यहाँ ही काम करने में उनका जीवन भी निकल जाए। ठीक है, इसमें सेवा के बदले अनाज और धन व उपहार आदि दिया जाता है। और जो यही मतलब है कि जो सेवा के बदले इसमें वो या तो धन देते हैं या अनाज देते हैं या उपहार देते हैं, जो भी है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांवों की शक्ति संरचना और नेतृत्व में अनुकूल प्रक्रिया वाले परिवर्तन हुए। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद गांवों में भी कई सारे परिवर्तन हुए, जिसके पीछे भू सुधार, पंचायती राज, क्या क्या थे इसमें? भू सुधार, जैसे कानून है, भू सुधार, पंचायती राज, संसदीय राजनीति, विकास कार्यक्रम और कृषि संबंधी आंदोलनों जैसे कारण निहित हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें भी आई। यह सत्य है कि पारंपरिक शक्ति संरचना स्वयं नहीं बदलती। ठीक है, ये आप भी जानते होंगे, जो पारंपरिक चीजें हैं वो अपने आप नहीं बदलती हैं जब तक कोई ना कोई इंसान सामने नहीं आता। ठीक है, इन्हें बदलना पड़ता है, चीजें खुद से नहीं बदलती। ऐसी परंपराएं ऐसी परंपराएं हैं जो सही नहीं हैं, तो वक्त वक्त पे उन्हें बदलते रहना चाहिए
ठीक है। पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ चेंजेस लेकर सामने आए, वरना हर इंसान उसी जैसा जो चल रहा है उसी के पीछे पीछे चलता रहता है। ठीक है, तो चेंजेस करने वाले हजारों में नहीं लाखों में केवल 1-2 लोग होते हैं जो कुछ परिवर्तन के लिए कार्य करें। ठीक है, क्योंकि छल कपट या हेर फेर के कारण आंदोलन व परिवर्तन होता है। ठीक है, ये कब होता है? जब छल कपट बढ़ जाता है, हेर फेर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर कुछ यही कारण है कि आंदोलन और परिवर्तन होते हैं। परंतु अब ग्रामीण क्षेत्र में शक्ति संरचना में होने वाले परिवर्तन में क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी शामिल हैं। ठीक है, अब यहाँ होने वाले चेंजेस में यहाँ की क्षेत्रीय जो परंपराएं हैं, क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, वो भी शामिल हो गई हैं। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा थ्योरी पोर्शन था। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे इसके। ठीक है, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी 30 मिनट का हो गया है। तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट का आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप अपनी मेल ID मुझे मैसेज कर दीजिए। मेल ID आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसमें आपको मेल कर दूंगी। ठीक है, PDF। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।